नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने इस चैनल पर। और मैं हूं नवनीत मिश्रा। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। और जो हम लोग की 10 दिनों की सीरीज चल रही थी उसमें से उसी क्रम में अगला ये सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सेशन का नाम सीरीज का जानते हैं कि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, यानी कि परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न। वो आप देख चुके हैं टीजीटी में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, और उसके पहले मैं करा चुका था। तो चीज़ें बड़ी अच्छी होने वाली हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं। चलिए, तो वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। थोड़ा सा मनोबल हम लोगों का बढ़ जाता है और थोड़ा मज़ा आ जाता है पढ़ने में। ठीक है, ओके, लाइक शेयर कर ही देंगे आप। हैं तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किशोरों के लिए निर्णय लेने की चुनौती होने का एक कारण यह है कि किशोरों के लिए, यानी किशोर यानी एडोसेंस की बात हो रही है। ठीक है, किशोरावस्था की बात हो रही है कि किशोरावस्था में जो युवक युवती होते हैं उनको निर्णय लेने की चुनौती होने का एक कारण क्या है एक कहाँ पर चुनौती समझ आती है उनको। तो पहला आपका दिया गया है ए ऑप्शन कि वह बहुत अहंकारी होते हैं। दूसरा, उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। या तीसरा, वे प्रत्येक विकल्प के पक्ष और विपक्ष की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। या वे निर्देश देने में असमर्थ होते हैं। सही और सटीक आंसर की खोज करेंगे यहाँ पर। क्या सही और एक सेकेंड, सही और सटीक आंसर की खोज करेंगे, बताइए। तो वह बहुत अहंकारी होते हैं, पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। ये सबसे सटीक आंसर आपका है सी कि वे प्रत्येक विकल्प के पक्ष और विपक्ष की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। उनके अंदर यह धारणा नहीं होती है कि क्या गलत है क्या सही है, यह धारणा नहीं होती है। इसीलिए किसी भी निर्णय को लेने के लिए वहाँ पर उनकी चुनौती हो जाती है। तो कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि वह गलत और सही के निर्णय नहीं ले पाते, उनको पक्ष और विपक्ष की पहचान करने में असमर्थ होती है। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो कहते हैं नहीं ये अच्छा है, और उनके दिमाग के अनुसार अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें समझ में आती है कि नहीं नहीं ये गलत है यार भाई, तो गलत है। ठीक है, तो निर्णय लेने में सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन, गणित का कोना, गणित का कोना बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये गणित का कोना किस का एक लघु रूप है? किसका एक लघु रूप है? गणित का कोने की बात हो रही है, किसका एक लघु रूप है, बताइए। गणित का कोने की बात हो रही है, तो गणित का कोना किसका एक लघु रूप है? पहला आपका दिया गया गणित बोर्ड का, या मापन उपकरण का, गणित प्रयोगशाला का, बुलेटिन बोर्ड का। क्या? बुलेटिन बोर्ड का। तो गणित की कोने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक गणित की किताब का कोना हो। गणित के कोने से मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर गणित से संबंधित अध्ययन हो सके, संसाधन के रूप में गणित का उपयोग हो सके। ठीक है, संसाधन के रूप में। क्या? संसाधन के रूप में गणित का एक लघु रूप बात हुई है, तो गणित प्रयोगशाला। क्या? गणित प्रयोगशाला आपका राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। क्या? गणित का प्रयोग संसाधन के रूप में करना है, संसाधन के रूप में। ठीक है, तो गणित का कोना क्या कहलाएगा? संसाधन, यानी गणित प्रयोगशाला। यहाँ गणित प्रयोगशाला की बात हो रही है, जहां पर बच्चा अच्छे से अध्ययन कर सकता है एक संसाधन के रूप में, उसको यह प्रयोगशाला काम आती है। तीसरा है अनुमानी विधि। अनुमानी विधि की बात हो रही है, अनुमानी विधि की सीमाओं में से एक है, तो कौन सी है यह आपको बताना है। सभी को जवाब देना है अपने कमेंट बॉक्स में। अनुमानी विधि, पहला दिया गया बाल केंद्रितता, दूसरा है सेल्फी लेने में विकसित करता है, या सी है समय के संदर्भ में अलाभकारी, चौथा दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। तो चार में से कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अनुमानी विधि की बात हुई है, बताइए सभी लोग। अनुमानी विधि की बात हुई है। अनुमानी विधि को आप एक नाम से और जान सकते हैं, क्या? खोज विधि। क्या? खोज विधि, शायद आपको याद है। क्या? खोज विधि। तो अनुमानी विधि की सीमा क्या है? सीमा की बात हो रही है, सीमा की बात हो रही है। खोज विधि की खोज किसने करी थी? अनुमानी विधि किसने दी? HE
आर्मस्ट्रांग, क्या? आर्मस्ट्रांग ने अरमानी विधि या खोज विधि दी थी। और इसमें इसकी सीमा क्या है? सीमा यह है कि समय के संदर्भ में अलाभकारी है। क्यों है समय के संदर्भ में अलाभकारी? क्योंकि यह एक लंबी विधि है। क्या? लंबी विधि है। अगर समय है तो विधि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर समय है तभी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यह एक लंबी विधि है, इसलिए समय के संदर्भ में अलाभकारी है। तो इसकी एक सीमा हो जाती है। क्या? अनुमानित विधि की एक सीमा हो जाती है। चौथा आपका दिया गया है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो एडोसेंस की बात कर रहे हैं, तो एडोसेंस की प्रमुख समस्या कौन सी है, प्रॉब्लम कौन सी है? पहला आपका वजन बढ़ाने की, मतलब किशोरियों को क्या होता है कि वजन बढ़ने लगे, या शिक्षा की, या समायोजन की, या अच्छे परिणाम देने की। तो सभी ये समस्या हो सकती है, शिक्षा की भी हो सकती है, वजन बढ़ाने की भी हो सकती है, अच्छे परिणाम देने की हो सकती है, लेकिन सबसे सटीक बात यह है कि सी इज द राइट आंसर है कि समायोजन की, यानी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। यह क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैनली हॉर्न ने कहा है, आगे क्वेश्चन एक दे रखा है मैंने इसमें, उसमें डिस्कस करेंगे कि तनाव और तूफान की आवश्यकता है। बच्चा किशोरावस्था में पहुंचते ही बहुत सारी उलझनों में उलझ जाता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं उसकी बॉडी में, हार्मोनल संबंधी, उसके संवेगों संबंधी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो समायोजन नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता है? एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रमुख समस्या कौन सी है? समायोजन की। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है, निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्नलिखित गतिविधि सम्मिलित हो सकती है। तो निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्नलिखित कौन सी ऐसी गतिविधि है जो सम्मिलित हो सकती है? तो पहला दिया गया अभिनय, दूसरा है व्यक्तिक कार्य, और तीसरा है सामूहिक कार्य, या चौथा है सभी विकल्प सही हैं। बताइए, अभी लोग पांचवा का आंसर देना है आपको। बताइए, निर्मितवादी शिक्षण उपागम की बात हो रही है, तो निर्मितवादी शिक्षण उपागम क्या है? अभिनय भी है, व्यक्तिक कार्य भी है, सामूहिक कार्य भी इसमें होते हैं। तो सभी विकल्प आपका सही रहता है, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि निर्मितवादी शिक्षण उपागम आपका निर्मितवादी सिद्धांत से आधारित है। क्या है? निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका है, क्या कहता है? दृष्टि क्षीणता वाला एक बच्चा किसकी मदद से अधगम को अधिकतम करता है? दृष्टि क्षीणता वाली हो रही है भाई विजन, दृष्टि क्षीणता वाले बालक की बात हो रही है। तो एक बच्चा किसकी मदद से अधगम करता है? वह भाई अधगम किससे करेगा? लर्निंग की बात हो रही है, तो लर्निंग किसकी मदद से करेगा? अगर वह अंधा है, दृष्टि क्षीणता है उसके अंदर, भाई देख नहीं पाता सही से, तो किस प्रकार से अधगम करेगा? पढ़ तो पाएगा नहीं। तो डिस्प्ले बोर्ड का तो खत्म ही हुआ काम, क्योंकि पढ़ पाएगा नहीं, देख सकता नहीं है। हा? गति संवेदी, ये भी नहीं है। ठीक है, श्रवण प्रणाली, और चौथा दिया है शिक्षण अधगम सहायक सामग्री। तो शिक्षण अधगम सामग्री तो ये तीनों हैं। तो इनमें से आपको पूछना चाहता है क्वेश्चन कि मदद, एक बच्चा किसकी मदद से अधगम सीखता है? तो श्रवण प्रणाली की बात होगी। क्या? श्रवण प्रणाली की बात होगी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, श्रवण प्रणाली। कोई ऐसी ऑडियो सामग्री दी जाएगी, या तो सुनने से संबंधित होगी, बहुत सारी ऑडियो आती हैं, तो जिससे वह सीख पाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी कि भैया इससे पढ़ सकते हैं आप सुन करके। हाँ, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि अक्षम शिक्षार्थियों, यानी अक्षम, ठीक है, शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की शिक्षक को नियुक्त किया जाता है? किस प्रकार के शिक्षक को नियुक्त किया जाता है अक्षम शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए? तो ऐसे शिक्षार्थी जो संसाधन से युक्त हों शिक्षक, या कुशल शिक्षक हों, या अनुभवी शिक्षक हों, या विषय शिक्षक हों? बताइए। तो यहाँ पर विषय शिक्षक, तो विषय संबंधी अगर ज्ञान की बात करें तो विषय शिक्षक वहाँ पर अच्छे से ज्ञान दे पाएगा। अनुभवी शिक्षक, मतलब अनुभवी शिक्षक तो नॉर्मल भाई कोई भी अनुभव
है किसी विषय का तो ही वहाँ पर अच्छे से ज्ञान दे पाएगा, और कुशल शिक्षक तो दे ही सकता है, कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन जो बात हो रही है सटीक आंसर देने की बात करेंगे, नहीं तो कुशल शिक्षक यहाँ पर सही हो जाता है कि अक्षम है तो कुशल शिक्षक वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता जहाँ पर साधन और संसाधन ना हो। क्या? साधन के बिना कुछ नहीं हो सकता, संसाधन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो संसाधन शिक्षक क्या होता है? संसाधन शिक्षक। ए इज द आपकी राइट आंसर। संसाधन शिक्षक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यह संसाधन शिक्षक यानी विशेष शिक्षक होता है जो इसी कार्य के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। तो अक्षम शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए संसाधन शिक्षक को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, जो उसी कार्य के लिए किया जाता है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मनोग्रसित बाध्यता विकार है। मनोग्रसित यानी मेंटल डिसऑर्डर है भैया, क्या है? मेंटल डिसऑर्डर यानी मनोग्रसित विकार है या बाध्यता विकार है। तो पहला आपका दिया विघटनकारी विकार, दूसरा है समायोजन विकार, तीसरा है चिंता विकार, चौथा है सोमाटोफॉर्म विकार। बताइए 8वां आपका जवाब देना है। मनोग्रसित बाध्यता विकार की बात हो रही है। सभी लोग जवाब दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, अपने मोबाइल से भी और दूसरों के मोबाइल से भी। मजाक कर रहा था। मनोग्रसित बाध्यता विकार की बात हो रही है, बताइए। तो मनोग्रसित बाध्यता विकार की बात हो रही है यानी ओसीडी की बात हो रही है, ओसीडी। और तो सी आपका राइट आंसर है, चिंता विकार है। क्या है? चिंता विकार है। क्या है? चिंता विकार है। इसमें क्या होता है चिंता विकार? भैया किसी विशेष विचार या चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देता है। भाई नियंत्रण खत्म हो जाता है कि हमें कौन सी चीज़ सोचनी है, कौन सी चीज़ नहीं सोचनी है, मतलब उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचेगा तो यह चिंता करने लगेगा, तो इसलिए चिंता विकार कहा जाता है। इसे मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं, यानी चिंता से ग्रसित हो जाता है, इसलिए आपका सी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्या? सी इज द राइट आंसर हो जाता है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है 9वां क्वेश्चन? कि स्कूली संस्कृति शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूली संस्कृति की बात हो रही है, शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ स्कूल संस्कृति का अर्थ क्या है? स्कूल कल्चर का बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है। स्कूल संस्कृति का अर्थ क्या है? पहला आपका दिया विश्वास, धारणा, संबंध और दृष्टिकोण। बी दिया गया है सामाजिक दक्षता और कौशल। सी दिया गया संसाधन और जानकारी जो छात्रों को सामाजिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करना। या डी दिया गया है विद्यालय में सहकर्मी के साथ बातचीत। डी दिया गया है विद्यालय में सहकर्मी के साथ बातचीत। बताइए, सहकर्मी के साथ बातचीत। 9वां क्या कहता है? स्कूली संस्कृति की बात हो रही है यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन सी? तो पहला आपका सही हो जाता है। क्या हो जाता है? विश्वास, धारणा, संबंध और दृष्टिकोण जो होता है वह विद्यालय से स्कूल संस्कृति का अर्थ है, जहाँ से विश्वास, धारणा, संबंध और दृष्टिकोण मिलते हैं। बालक को सबसे बड़ी चीज है जो स्कूली शिक्षा से मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में एक नेतृत्वकर्ता की बात हो रही है, ठीक, लीडर की बात हो रही है। एक नेतृत्वकर्ता के पास अपने अधीनस्थों को विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए? अधीनस्थों को विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में नेतृत्वकर्ता के पास? अंतर व्यक्तिक कौशल, बी है अंतराव्यक्तिक कौशल, सी है सामाजिक कौशल और डी है भावनात्मक कौशल, ठीक है। शिक्षक और छात्र का संबंध क्या होगा? अगर शिक्षक एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, शिक्षक और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब उन दोनों में जो वार्ता हो, संबंध हो, बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए चाहिए कि शिक्षक छात्रों की अंदर की भावनाओं को समझ सके, यानी उसके अंदर यह कौशल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अंतर्वैयक्तिक, यानी दूसरों की चीज़ों को समझने का कौशल होना चाहिए, कि दूसरों की भावनाओं को समझने का कौशल होना चाहिए। छात्रों को, शिक्षक को समझना होगा कि छात्र क्या चाहता है, वह किस प्रकार की भावना रखता है, तभी वह अपनी चीज़ों को छात्रों तक अच्छे रूप में अपने
टैलेंट को कह सकते हैं, अपनी पाठचर्या को पहुंचा पाएगा, ठीक है, अपनी बातों को रख पाएगा। तो बी ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अंतर वैयक्तिक कौशल की बात हो रही है यहाँ पर, अंतर वैयक्तिक कौशल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन थे। 10 में से आउट ऑफ 10 आपने कितने करे हैं ये आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, हमारी मेहनत काम आ सके आपके। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना बहुत बहुत